हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज हम सीटेट का सीडीपी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो पेपर है हमारा 6 जनवरी 2022 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, बच्चों के विकास का क्रम है, मतलब कि बच्चों का विकास किस क्रम में होता है। पहला ऑप्शन है हमारा अमूर्त से मूर्त की तरफ। दूसरा ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तीसरा ऑप्शन है पैरों से सिर की ओर होता है। चौथा ऑप्शन है हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो कहता है कि अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं, बच्चे जो है वो मूर्त से अमूर्त की तरफ उनका विकास होता है। मतलब जो चीजें वो देखते हैं, फिर वो जो चीजें नहीं देखते फिर उनके बारे में सोच पाते हैं। पहले वो जो चीजें उनको दिखाई देती हैं उनको वो समझते हैं, उनका अर्थ समझने लगते हैं, उनके बारे में जानने लगते हैं। फिर वो जो चीजें वो नहीं दिखाई देती, जो वो नहीं देखते, फिर उनके बारे में उनकी समझ विकसित होती है। उसके बाद है सामान्य से विशिष्ट की ओर। नहीं, विशिष्ट से सामान्य की ओर बच्चों का विकास होता है। मतलब पहले आप किसी विशिष्ट उदाहरण या किसी एक चीज के बारे में बताएंगे उन्हें, फिर वो धीरे बाद में आप उनका जनरलाइजेशन करेंगे, मतलब उसको और चीजों पर उस नियम को लागू करेंगी। पहले आप कोई एक चीज या कोई विशिष्ट उदाहरण देंगी, फिर उनके जब बच्चे उन्हें समझ जाएंगे फिर उनका जनरलाइजेशन किया जाता है। और पैरों से सिर की ओर, मतलब पैर से सिर की ओर विकास होता है। हाँ, पैरों से सिर की, मतलब जो विकास होता है वो दोनों दोनों दिशाओं में होता है। पैरों से सिर की ओर और सिर से पैरों की ओर होता है। हाथ पैर से केंद्र की ओर नहीं, केंद्र से हाथ पैर की ओर होता है, लेकिन हाथ पैर से केंद्र की ओर नहीं होता। मतलब पहले हृदय का विकास होगा, फिर उसके बाद हमारी बाजुओं पर हमारा नियंत्रण स्थापित होगा, फिर उसके बाद हमारी उंगलियों पे हमारा नियंत्रण स्थापित होता है। तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा हो गया पहले आंसर का, पहले का हमारा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3। दूसरा प्रश्न है, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले परिवार से हैं। मतलब इसका कहने का अर्थ यह है कि जो बच्चे उच्च आय वाले होते हैं और जो बच्चे निम्न आय वाले होते हैं उनका जो दिनचर्या होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। और तर्क क्या दे रहा है, बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। ये कह रहा है कि जो बचपन है वो अलग 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 चीज है। और मतलब सभी बच्चों में बचपन की या समाज के हिसाब से या स्टेटस के हिसाब से जो बचपन होता है वो अलग अलग होता है, इसमें बहुत विविधता पाई जाती है। तो बचपन अलग अलग नहीं होता, बचपन में जो बच्चे की जो सोच होती है, हमारा बचपन से क्या उद्देश्य है, हम बचपन से क्या अर्थ निकालते हैं कि एक पर्टिकुलर एज पे बालक का विकास किस तरह से होता है, वो कितना सोच पाता है, कितना समझ पाता है, वो कितनी चीजें जान सकता है, कितनी चीजों के बारे में उसे समझ। तो ये क्या है, ये सार्वभौमिक है, हर जगह के बालक में इसी तरह की समझ विकसित होती है। आप ये नहीं कह सकते कि कहीं का बालक जो है वो कुछ और सोचेगा और इंडिया का बालक कुछ और सोचेगा, नहीं, सभी बालकों में सामान्यतः उसी प्रकार की समझ होती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा ए तो सही है लेकिन जो आर है वो गलत है। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन। हमारा पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। तीसरा ऑप्शन है हमारा ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन है हमारा ए और आर दोनों गलत हैं। तो हमारा कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है, क्योंकि बचपन उनकी दिनचर्या अलग अलग होती है लेकिन जो बचपन संकल्पना है वो सार्वभौमिक है। तुम्हारा ऑप्शन क्या सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है हमारा तीसरा प्रश्न है, एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। तो यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है शीर्षगामी, दूसरा ऑप्शन है समीप दूर अभिमुख, तीसरा ऑप्शन है साम्य धारण, चौथा ऑप्शन है संरक्षण।
तो शीर्षगामी जो होता है वो कहता है सिर से पैरों की तरफ, मतलब जो हमारा विकास होता है वो सिर से पैरों की तरफ होता है। और समीप दूराभिमुख सिद्धांत ये कहता है कि जो हमारा विकास होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है, मतलब पहले हृदय का, फिर हमारी भुजाओं का विकास होता है, फिर हमारी उंगलियों का। पहले हमारी जो बड़ी मसल्स होती हैं, जैसे पहले हम क्या करेंगे, मतलब उछल कूद कर पाएंगे, हमारे पैर का विकास होगा, फिर बाद में हम अपने पैरों की उंगलियों का विकास होता है, या हमारी हाथ की उंगलियों का। पहले हम बड़ी चीजें जैसे बॉल को पकड़ लेंगे, अपनी जो कलाइयां, जो हमारी बड़ी मसल्स हैं उनका प्रयोग करेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे हम उंगलियों का प्रयोग करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। साम्य धारण ऐसी कोई विकास का ऐसा सिद्धांत नहीं है, और संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि जो संरक्षित करके बच्चे रखते हैं वो उसकी बात करता है। तो हमारा ऑप्शन थर्ड का कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर सेकेंड। उसके बाद है चौथा प्रश्न हमारा, कथन और तर्क दिया गया है। तो पहला कथन है हमारा, बच्चे अपने समाज के बारे में जानकारी, कौशल, मूल्य और रीतियां केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। मतलब इनका कहना है कि जो बच्चे हैं वो जो भी जानकारी है, जो भी हमारे समाज के बारे में उनका उसके भी कौशल है, उनके मूल्य है, उनकी रीतियां हैं, ये सब केवल अभिभावकों से ही सीखते हैं। नहीं, केवल अभिभावकों से नहीं सीखते, अभिभावकों से सीखते हैं, लेकिन सिर्फ केवल और केवल अभिभावकों से सीखते हैं ऐसा नहीं है। उसमें उनके दोस्त जो हैं, उनके सहपाठी, उनका स्कूल, उनकी टीचर, उनके रिश्तेदार, सबका योगदान होता है। हमारे समाज में जो भी सामाजिक विकास होता है बालक का, उसमें केवल और केवल अभिभावकों का ही हाथ नहीं होता, उसमें हमारी सोसाइटी का, हमारे जो दोस्त हैं, जो स्कूल है हमारा, वो सभी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। और तर्क क्या दे रहा है, बच्चों का सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया है। नहीं, बच्चों का सामाजिकरण एक सरल और रैखिक प्रक्रिया नहीं है, वो बहुत सी चीजों से प्रभावित होती है। वो समझ लीजिए आपकी एक जिगजैग मोशन में चलती, वो बहुत सी चीजों से प्रभावित होती है, सरल और रैखिक प्रक्रिया नहीं है। तो हमारा कौन सा, ये ना ये सही है और ना ही ये सही है, मतलब दोनों ही गलत है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। और दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। तीसरा ऑप्शन है हमारा ए और सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए और आर दोनों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद हमारा पांचवा प्रश्न है, किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। तो ये इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे को ये तो ज्ञान हो जाता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक कटोरी में पानी रखा है और एक ग्लास में पानी रखा है, तो वो ये तो बता लेगा कि मान लीजिए आपने कटोरी के पानी को ग्लास में पलट दिया तो ग्लास का पानी इतना हो गया, लेकिन कटोरी का पानी इतना ही है। तो ये तो बता लेगा कि नहीं पानी सेम है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाता है कि जो क्रियाएं हैं, जो हम मान लीजिए कि बर्फ से पानी बनता है या पानी से बर्फ बनता है, ये परिवर्तनीय है और इसमें कुछ उनकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो भी उनकी विशेषताएं होती हैं, वो जो उनकी वर्तमान दिखावट है उस पर निर्भर करती हैं। तो पहली अवस्था है हमारी संवेदी चालक अवस्था। ये तो बहुत मतलब समझ लीजिए कि बहुत छोटी अवस्था होती है, जब बालक 0 से 2 साल तक का रहता है, तो ऐसी ये अवस्था होती है जिसमें बच्चा जो है खिलौनों से सीखता है और इस तरह का व्यवहार करता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चे को जो है वो ये नहीं समझ पाता कि पानी और जो पानी है वो सेम है। वो कहेगा कि नहीं इसमें पानी कम था, लेकिन इसमें जब आपने पलटा तो पानी ज्यादा हो गया, मतलब वो पूर्व संक्रियात्मक। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण तो बच्चे में आ जाएगा, लेकिन वो जो उसके बारे में संकल्पना है, जो उसके बारे में नियम है, उनको नहीं समझ पाता। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर
3। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि जो जो चीजें उसे नहीं दिखाई देती इस बातों के विषय में भी, उन चीजों के विषय में भी बालक की समझ विकसित होती है। तो हमारा ऑप्शन 5वें का कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद हमारे पास हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे हैं, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हमारी कब से कब तक होती है? 2 से 7 वर्ष तक। तो 2 से 7 वर्ष तक के बालक के साथ बच्चों को एक शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए, मतलब किस तरह की उनको चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है हमारा, मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराने चाहिए। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, इस अवस्था में जो बालक होता है उसमें लॉजिक नहीं आता, मतलब वो किसी लॉजिकली किसी चीज को नहीं समझ पाता। जो चीजें उसे दिखाई देती हैं वो उन्हीं चीजों को समझ पाता है। जैसे मान लीजिए आपने 2 ml पानी किसी बॉटल में भरा है, और फिर जब उसी पानी को आप किसी ग्लास में भरेंगे तो वो कहेगा कि नहीं, जो ग्लास में पानी है वो ज्यादा है, और जो बॉटल है, मान लीजिए बॉटल में पानी कम है। तो इस तरह की वो बातें करता है। तो इस अवस्था में हमें बच्चों को क्या करना चाहिए? जो दिखती हैं, जो उसे जैसी चीजें मूर्त जो दिखती हैं, हमें उनके बारे में उनको बताना चाहिए, उन संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जो वैसी ही दिखती हूँ। तो ऐसे क्या होगा कि क्योंकि बच्चा अभी चीजों के बदलाव, जो बदलने का जो गुण है वो उनको नहीं समझ पा रहा है। तो हमें जो चीजें दिखाई देती हैं जिस तरह से, हमें उन संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1। और जटिल पदानुक्रमित संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का, तो ये जो सीरिएशन का गुण होता है, मतलब कि आरोही अवरोही क्रम जो लगाना होता है, ये बच्चे में विकसित होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जो 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें ये आता है। और अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए, मतलब जो अमूर्त चीजें हैं वो उनके बारे में बच्चा जो है वो सबसे बाद में फॉर्मल जो ऑपरेशनल स्टेज होती है उसमें वो सीखता है, इस स्टेज में नहीं। और परिकल्पनात्मक सोच भी बच्चे की फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में ही विकसित होती है। तो हमारा 6वें प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से पाढ़ का सही उदाहरण क्या है? मतलब पाढ़ मतलब होता है कि हमने आपको बताया था कि पाढ़ क्या होता है कि किसी बच्चे को छोटी सी एक हेल्प प्रोवाइड करना, मतलब आप एक इशारा कर दीजिए, एक हिंट दे दीजिए, बाकी की जो समस्या है बालक खुद से सॉल्व करे। तो पहला ऑप्शन है हमारा, सवालों के जवाब बताना। दूसरा ऑप्शन है, संकेत एवं इशारे देना। तीसरा ऑप्शन है, भौतिक पुरस्कार देना। चौथा ऑप्शन है, उद्दीपन प्रतिक्रिया के अनुकूलन को सक्रिय करना। तो हमें पाठ क्या है? एक संकेत या इशारा बच्चे को दे देना और उसके बाद उससे कहना कि बाकी की समस्या तुम स्वयं सॉल्व करो। जहां बच्चा फंस रहा है वहां आप उसको संकेत दे दीजिए और बाकी की जो समस्या है वो उसे स्वयं सॉल्व करने दीजिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लेव वाइगोवस्की का मानना था कि, क्या मानना था ये हमें देखना है। तो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है, सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है। दूसरा ऑप्शन है, सीखना इनाम के प्रति एक नियंत्रित प्रतिक्रिया है। तीसरा ऑप्शन है, ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित किया जा सकता है। चौथा ऑप्शन है हमारा, ज्ञान का सह निर्माण उस क्षेत्र में होता है जो बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने व दूसरों की मदद करने में है। मतलब ये लेव वाइगोवस्की क्या कहते हैं कि लेव वाइगोवस्की कहते हैं कि जो ज्ञान का निर्माण होता है बालकों में वो कैसे होता है कि वो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हुए, लेव वाइगोवस्की के सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो ये कहते हैं कि जो बालक होता है वो समाज से अंतर क्रिया करते हुए या अपने साथ के जो बच्चे हैं उनके साथ क्रिया करते हुए उनका और निर्माण करते हैं अपने ज्ञान का, उससे उनका भाषा विकास होता है। ये भी कहते हैं, लेव वाइगोवस्की का एक सिद्धांत है कि जो भाषा का विकास होता है वो समाज के द्वारा होता है।
जितना ज्यादा बालक अंतःक्रिया करेगा समाज से, उतनी ही ज्यादा उसमें ज्ञान का, उसकी भाषा का विकास होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण है? नहीं, सीखना केवल ज्ञान का अवशोषण नहीं है। इसमें बच्चे को अन्वेषण करके, खुद से करके, कुछ दूसरों के साथ ज्ञान का सह निर्माण करने से विकसित होता है। सीखना इनाम के प्रति, इनाम की एक मतलब बाहरी मोटिवेशन की ये बात नहीं करते। ज्ञान को शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को निष्क्रिय तरीके से पोषित नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि बच्चा जितना एक्टिव होगा उतना ही अच्छा होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 4। ज्ञान का सह निर्माण मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोग कर ज्ञान का बच्चे सह निर्माण करेंगे और स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे और दूसरी की मदद करेंगे भी, मतलब खुद अलग तरह के भी कार्य करेंगे और दूसरों की मदद भी करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क करते हैं कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो? तो लॉरेंस कोहलबर्ग की एक मोरल डेवलपमेंट थ्योरी मतलब नैतिक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया है। इन्होंने अपने जो उनकी थ्योरी है उसमें 3 लेवल बताए हैं और उन्हें हर लेवल की 2-2 स्टेजेस बताई, यानी कुल 6 स्टेजेस है, मतलब 3 लेवल ये बताते हैं और इन 3 लेवलों में वो 2-2 स्टेजेस की बात करते हैं। तो कुल स्टेजेस कितने हो गए? 6 और लेवल कितने हो गए इनके? 3। इन 3 लेवल में 6 स्टेजेस इन्होंने बताई है। तो ये पहली अवस्था जो होती है वो इसे पूर्व परंपरागत या प्री कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। इसमें ये कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो जो पहली अवस्था होती है इसमें बालक का जो विकास होता है वो प्रशंसा के आधार पे, मतलब या टिट फॉर टैट के आधार पे बच्चा निर्णय लेता है। और जो दूसरी अवस्था होती है उसमें बच्चा नकल करके या दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए ऐसा करता है। फिर इसी में एक स्टेज आती है जिसमें बच्चा जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ऐसा करता है। फिर जो सबसे लास्ट अवस्था होती है, जो मतलब बहुत ज्यादा जब इंसान मेंटली बहुत डेवलप हो जाता है, तो एक अवस्था होती है कि वो जो है वो जैसे वो इसके अंदर ये हो जाएगा कि इंसानियत जो होती है वो बहुत जरूरी होती है, भले ही इसमें किसी का नुकसान क्यों ना हो, मतलब किसी का भला हो रहा है तो जो झूठ बोलना वो सही है। और फिर उसके बाद एक और अवस्था आती है, सबसे लास्ट स्टेज जो होती है, इस पर तक बहुत कम ही लोग पहुंच आते हैं। तो उसमें होता है कि दुनिया की भलाई के लिए ये लोग खुद का नुकसान कर लेंगे, पूरे अपने बल्कि इवन अपने पूरे समाज का नुकसान कर लेंगे, लेकिन जो अगर दुनिया की भलाई हो रही है तो वो उनके लिए सही है। तो इसमें क्या बात की गई है कि किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देता है कि मानवाधिकार व न्याय सबसे जरूरी है, मतलब मानव का जो अधिकार है वो और न्याय सबसे जरूरी है, भले ही वह सामाजिक कानून के खिलाफ हो, भले ही समाज इसको नहीं मानता हो, लेकिन जो मानवाधिकार है और जो न्याय है मतलब वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसा कौन सी अवस्था होता है? ऐसा होता है हमारी सबसे लास्ट स्टेज जो होती है कि मतलब आप दुनिया की भलाई के लिए अपने सामाजिक जो कानून है उनको भी नकार दीजिए और उनका भी कोई आपके लिए वैल्यू नहीं, लेकिन जो मानवाधिकार और जो न्याय है वो सबसे जरूरी है। तो पहला हमारा ऑप्शन है आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास, दूसरा ऑप्शन है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, तीसरा है अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास और चौथा ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सामाजिक क्रम बनाए रखना जरूरी नहीं है, सामाजिक कानूनों को बनाए रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो मानव अधिकार है, जो न्याय है, उनका बचा रहना जरूरी है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम, मतलब एक जो प्रगतिशील कक्षा आप जिसे कहेंगे, एक अच्छी कक्षा जिसे आप कहेंगे, वहां पे अधिगम किस प्रकार होता है? पहला ऑप्शन है एक सरल प्रक्रिया है, दूसरा ऑप्शन है एक सामाजिक प्रक्रिया है, तीसरा ऑप्शन है केवल औपचारिक अनुदेश द्वारा ही हो सकता है, चौथा ऑप्शन है परीक्षाओं पर प्रतिबंधात्मक है। तो जो एक प्रगतिशील कक्षा होती है वो एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, मतलब जिसमें समाज के लोग मतलब विभिन्न समाज के जो आते हैं बच्चे विभिन्न समाजों से, वो मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग करके जो ज्ञान का निर्माण करते हैं, वो जो होती है वो प्रगतिशील कक्षा का एक आवश्यक गुण है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2। तो
10वें का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हार्वर्ड गार्नर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब हार्वर्ड गार्नर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस या बहुबुद्धि का जो उन्होंने सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है हमारा, बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जा सकता। दूसरा ऑप्शन है, हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। तीसरा ऑप्शन है, उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है। चौथा ऑप्शन है, एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्गों के व्यक्तियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो हार्वर्ड गार्नर की जो थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी या बहुबुद्धि का सिद्धांत, ये कहता है कि हर व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की बुद्धियां पाई जाती हैं और हो सकता है कि किसी व्यक्ति में एक प्रकार की बुद्धि ज्यादा हो और दूसरे प्रकार की बुद्धि कम हो, लेकिन जो बुद्धि होती है वो सब में होती है, मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल क्वालिटी सब में होती है, कुछ ना कुछ उसमें अलग, दूसरों से अलग निर्माण करने की क्षमता, दूसरों से अलग सोचने की क्षमता उसमें होती है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि किसी खास वर्ग की बुद्धि जो है वो बहुत अच्छी है और किसी दूसरे की निम्न है, ऐसा नहीं होता। सब में बराबर बुद्धि का विकास होता है, किसी की रुचि किसी में होती है और किसी में दूसरी प्रकार की बुद्धि होती है और किसी में दूसरी प्रकार की बुद्धि होती है। तो बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित नहीं किया जाता, नहीं, बुद्धिमत्ता को विकसित किया जाता है। ये कहते हैं कि अभ्यास से और उस पे बार बार आप प्रैक्टिस करके बुद्धिमत्ता का विकास कर सकते हैं। हर व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। हाँ, हर व्यक्ति में विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ताएं होती हैं। उपलब्धि बुद्धिमत्ता का सफल पैमाना है कि मतलब जो आप गेन कर लिए हैं, आपकी जो उपलब्धि है वही नहीं। बुद्धिमत्ता का सिर्फ गेन से नहीं होता, कभी कभी लोग जो है कुछ चीजें पाने के लिए अपने प्लेजर के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं, तो आप सिर्फ उपलब्धि को इसका पैमाना नहीं मान सकते। एक खास वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के व्यक्तियों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, नहीं, ऐसा भी इन्होंने कुछ नहीं कहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? मतलब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो किस भाषा को कहती है कि जो प्राथमिक स्तर है हमें निर्देश के लिए, मतलब बच्चों को समझाने के लिए उसी का प्रयोग करना चाहिए। पहला ऑप्शन है हमारा हिंदी, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजी, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत, चौथा ऑप्शन है मातृभाषा या घर की भाषा। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो ये कहती है कि जो बच्चे होते हैं वो जो भी भाषा में बचपन से सीखते हैं, जो भी लैंग्वेज वो सीख के आते हैं, वो उन्हीं में, छोटी अवस्था में उन्हीं में वो उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। वो अपने भाषा, क्योंकि वो उसका उपयोग कर रहे हैं, उसके हर शब्दावली को समझ रहे हैं। तो जब आप उसकी मातृभाषा में आप निर्देश देंगे तो वो अब सीखने के प्रति लगाव महसूस करेगा कि हाँ ये मेरी भाषा में है, और उसको क्योंकि सब कुछ समझ में आएगा तो वो ज्यादा अच्छे से उन चीजों को समझ सकेगा। तो क्या उनसे ऑप्शन हमारा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 4, मातृभाषा या घर की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैठने की व्यवस्था में लचीलापन अधिगमकर्ताओं को समूह में कार्य करना किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? मतलब कि बैठने की व्यवस्था में आपने लचीलापन लाया है, मतलब कि मान लीजिए किसी बच्चे को बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, पैरों में प्रॉब्लम है किसी के, तो आप उसको कह सकते हैं कि तुम जो है आरामदायक किसी चेयर का प्रयोग कर लो, या अगर तुम्हें जमीन में बैठने की, मान लीजिए बेंच पे बैठने में दिक्कत हो रही है तो किसी और चीज का प्रयोग कर लो, इन सब का। और समूह में कार्य करने के लिए आप उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, तो ये किस प्रकार की जो कक्षा है उसके बारे में बताता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है व्यवहारवादी कक्षा कक्ष, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक केंद्रीय कक्षा कक्ष, चौथा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रीय कक्षा कक्ष। तो पहला ऑप्शन व्यवहारवादी कक्षा कक्ष नहीं, ये सामाजिक, मतलब हम बच्चों को क्या कर रहे हैं, समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मतलब उन्हें हम सामाजिक बना रहे हैं। तो ये हमारा जो है सामाजिक संरचनावादी कक्षा कक्ष की विशेषता है कि आप बैठने में लचीलापन ले आए और जो बच्चे हैं उनको समूह में कार्य करने के लिए प्रेरित करें। तो ये सब, और शिक्षक केंद्रीय मतलब शिक्षक को ध्यान में रख के जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं तो वो शिक्षक केंद्रीय होती है।
पाठ्य पुस्तक केंद्रित मतलब सिर्फ आप पाठ को, जो भी आपके पाठ्य पुस्तक है उसको रटाने पे, उसको बताने पे, उसके ज्ञान को बताने पे सिर्फ जोर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार का शिक्षा शास्त्र एक शिक्षक को अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखने में मदद करेगा? मतलब किस प्रकार की टीचिंग मेथड का प्रयोग करके एक टीचर जो है विभिन्न जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनको विकसित करने में, उनके बारे में अच्छे से ध्यान रखने में उसकी मदद करेगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा मानकीकृत व एक समान, दूसरा ऑप्शन है पूरी तरह से परीक्षाओं पर केंद्रित, तीसरा ऑप्शन है पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित, चौथा ऑप्शन है संलग्न व संदर्भित। तो स्टैंडर्ड जो एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है, उस चीजों का आप प्रयोग करके कभी भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं दे सकते। व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर अगर आपको ध्यान देना है तो हर बच्चे की आवश्यकता को समझिए, अलग अलग तरह की जो टेक्निक्स हैं उनका प्रयोग कीजिए, जो बच्चे उनको समझ पाते हैं उसके संदर्भ के बारे में सोचिए, उनको एक दूसरे के साथ संलग्न कीजिए, मतलब उन्हें सहयोग करके सिखाना चाहिए, मतलब सीखने सिखाने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल कीजिए, उन्हें करके सीखने पर जोर दीजिए। तो पूरी तरह से परीक्षाओं मतलब परीक्षाओं पर केंद्रित कक्षा जो होती है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान नहीं देती। पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों पर भी केंद्रित परीक्षा जब आप शिक्षण करेंगे तभी आप व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नहीं ध्यान में रख पाएंगे। तो सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है? संलग्न व संदर्भित, मतलब बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलकर ज्ञान का निर्माण करने के लिए आप उन्हें छूट प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया 14 नंबर का? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य है, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है कि मूल्यांकन उन्हें बच्चों को जो हम मूल्यांकन करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? पहला ऑप्शन है रटने की क्षमता का परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है पुनरुत्पादन व याद रखने की क्षमता को मापना, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, चौथा ऑप्शन है पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के मापदंड बताना। तो हमारा जो मूल्यांकन का ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि हमारा मूल्यांकन का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम समझ सकें कि बच्चे ने कितना सीखा, अभी उसको कितना समझाने की जरूरत है, और साथ ही साथ जो हमने जिस मेथड का हमने प्रयोग किया, क्या वो मेथड जो बच्चों को सीखने में मदद कर रहा है। तो मूल्यांकन का जो हमारा उद्देश्य होता है ये होता है कि हम बच्चों को सीखने में मदद करें, क्योंकि भाई जब हम मूल्यांकन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमने जिस टीचिंग मेथड का प्रयोग किया उसमें क्या कमी रह गई, या फिर हम बच्चों को किस तरह से समझाएं कि वो चीजें उन्हें समझ में आए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? रटने की सबसे पहले तो रटने, जहां भी रोट लर्निंग की बात हो आप उसको सबसे सिरे से खारिज कर दी। सिर्फ याद करने के लिए नहीं करना है आपको, मतलब कि आपने याद करवा दिया, बाद में जब आपको जरूरत हुई तो उसने उसका उत्पादन कर लिया, सिर्फ इस तरह से नहीं करना है आपको। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना, मतलब बच्चे किस प्रकार सीख पाए उनमें मदद करने के लिए हम मूल्यांकन करते हैं। हम अपनी सिर्फ बच्चे का ही मूल्यांकन नहीं होता, टीचर का भी मूल्यांकन होता है कि उसकी जो टीचिंग मेथड्स उसने प्रयोग किया या जो टीचिंग मटेरियल प्रयोग किया वो बच्चों के लिए कितना कारगर साबित हुआ। अगर वो कारगर नहीं हो रहा है तो हम किसी और टेक्निक से बच्चों को समझाएंगे, किसी और मेथड का प्रयोग करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। पूरे देश में बच्चों की तुलना करने के लिए हम कभी भी कोई कार्य नहीं करते, क्योंकि हर बच्चा दूसरे बच्चे से विशिष्ट है, अलग है, तो हम बच्चों की तुलना नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशन का क्या अर्थ है? मतलब इंक्लूजन का क्या अर्थ है? इंक्लूजन का अर्थ होता है कि सब बच्चों को, मतलब बिना के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए हम सब बच्चों को एक साथ पढ़ाएं, मतलब उनकी जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर उनसे किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें। तो पहला ऑप्शन है हमारा सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, दूसरा ऑप्शन है अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, तीसरा ऑप्शन है
भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता रखना। चौथा ऑप्शन है भागीदारी और जुड़ाव से असमान अवसर देना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सभी विद्यार्थियों का उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर अपनाना, मतलब उनकी क्या सामाजिक पहचान है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, उनके बारे में बिना ध्यान दिए निरपेक्ष तरीके से उन्हें हम अपना लें। यही है समावेशन का अर्थ। मतलब कि कोई भी सामाजिक आय के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, किसी भी आधार पर हम बच्चे के साथ भेदभाव ना करें, बल्कि इनको हम मतलब बिना ध्यान दिए सब बच्चे हमारे लिए आज विशिष्ट हैं, हम विशिष्टता के साथ उन्हें अपना लें। अनुचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना, मतलब जो अलगाव पैदा करती हैं उन बाधाओं को अनदेखा कर सकते हैं। अनुचित प्रयास और भेदभाव को बढ़ावा देना और मतभेदों के प्रति असहिष्णुता का भाव रखना। और चौथा ऑप्शन है भागीदारी और जुड़ाव में असमान अवसर हमें नहीं देना है। अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा नहीं कर सकते। जो अलगाव पैदा करती हैं उन बाधाओं को हम ध्यान में रखेंगे और उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक सम्मिलित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मतलब जो विभिन्न सांस्कृतिक, मतलब अलग अलग जो बच्चे हैं, अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं, उनमें हम सफलतापूर्वक अगर शिक्षण करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी जो शिक्षण विधि है वो सफल हो, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है हर विद्यार्थी को पहचाने और उनका सम्मान करें। दूसरा ऑप्शन है प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को प्राथमिकता दें। तीसरा ऑप्शन है शिक्षण की सामग्री में विविधता शामिल करें। चौथा ऑप्शन है कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करें। तो हमें किससे बचना चाहिए? हमें बचना चाहिए बच्चों की में जो किसी भी आधार पर जो प्रभुत्वशाली हैं, या जिस भाषा को आप प्रभुत्वशाली भाषा समझती हो, या जो अपर क्लास के बच्चे हैं या उच्च जाति के जो बच्चे हैं, सिर्फ उनको प्राथमिकता ना दे, उनके अनुभवों को प्राथमिकता ना दे, बल्कि सभी को आप साथ में लेके चलें। हर विद्यार्थी को पहचाने और उनका सम्मान करें। हाँ, ये हमें करना चाहिए। प्रभुत्वशाली समूह के अनुभव से को प्राथमिकता देना चाहिए, नहीं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर दूसरा। शिक्षण की सामग्री में विविधता लानी चाहिए। हाँ, क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं तो हमें विविधता लानी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है कक्षा में सांस्कृतिक संवेदनशीलता का अभ्यास करना चाहिए। हाँ, हमें सांस्कृतिक रूप से संवेदनशीलता का अभ्यास करना चाहिए, किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी संस्कृति सबके लिए विशिष्ट होती है, सबकी संस्कृति अलग है। तो हमें कभी भी किसी की संस्कृति को, किसी के समाज को गलत या नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिए हमें, बल्कि सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील बनना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ये चीज जब आप देखेंगे तभी आप सही आंसर लगा पाएंगे। नहीं, बचना चाहिए, तो इन सब का भी आप ध्यान रखें। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? मतलब डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने की विफलता होती है। मतलब इसमें क्या होता है, बच्चा पढ़ने में उसको प्रॉब्लम होती है। 61 को 16 पढ़ेगा, 6 को 9 पढ़ेगा, मतलब इस तरह की उससे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो ये कौन सा है? पढ़ने से ये जुड़ा हुआ है। मतलब उस बच्चे को डिसलेक्सिया जिस बच्चे को होती है, जिस बीमारी जो होती है बच्चों में, उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों का समावेशन सुनिश्चित करने में प्रभावी होगा? मतलब इसमें से कौन सी टेक्निक है जो बच्चे को, जो पढ़ने में बच्चा अक्षम है, उस विद्यार्थी को समावेशन में हमारी मदद करेगा? पहला ऑप्शन है अभिव्यक्ति के लिए केवल निश्चित विधा को अनुमति देना, मतलब कि बच्चे को अपनी बातें कहने के लिए सिर्फ किसी एक माध्यम को प्रोवाइड करना, नहीं। दूसरा, विफलता का आरोपण क्षमता की कमी को माने, मतलब अगर बच्चा असफल हो रहा है तो हम उससे ये कहें कि जो तुम्हारे में अक्षमता है ये उसकी वजह से हो रहा है, नहीं,
हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे की जो मनोबल है वो गिरेगा, वो सीखने का प्रयास नहीं करेगा। बहुत लंबे और अब बारंबार दैत्य कार्य देकर, मतलब बहुत लंबे लंबे उनको कार्य दें और बार बार करने के लिए कहें, नहीं, ये सब भी नहीं करना चाहिए। हमें बच्चे को की मदद करनी चाहिए। सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करना, हाँ, हमें बच्चों को सूचना प्राप्त करने के लिए कई विकल्प प्रदान करने चाहिए। कई अलग टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें अलग अलग और टेक्निक के माध्यम से सिखाना चाहिए। उन्हें अलग अलग देना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करिए, उसको अगर पढ़ने में प्रॉब्लम हो गई तो ऐसी कोई टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड कीजिए जिसमें बच्चा देख के समझ सके, मतलब चीजों को देख के वो समझ सके, तो उसके पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें अलग अलग तरह से उन्हें सूचना प्रोवाइड करने का विकल्प देना चाहिए। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभावान विद्यार्थी, मतलब प्रतिभावान विद्यार्थी कौन होते हैं? पहला ऑप्शन है, जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित करते हैं। मतलब प्रतिभावान विद्यार्थी क्या करते हैं, जो जानकारी होती है उसको जल्दी और सही तरीके से आत्मसात कर लेते हैं, मतलब उसको समझ जाते हैं। अपने आयु स्तर से नीचे के प्रश्नों को हल करने में असमर्थ होते हैं। नहीं, ये अपने आयु स्तर के प्रश्नों को हल करने में समर्थ होते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, सरल और आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति रखते हैं। नहीं, ये जो है चैलेंजिंग जो टास्क होते हैं उनको एक्सेप्ट करने में ये जाने जाते हैं। मतलब जो चैलेंजिंग होता है, जो उनको नई चीजें सिखाए, तो ये उसको उस टास्क को लेने में अपनी रुचि दिखाते हैं। वे मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, मतलब वो भाई प्रतिभावान है तो वो मूल बातों की जो समझ है उनमें वो भी विकसित होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 1। वो जानकारी को जल्दी और सही तरीके से अवशोषित कर लेते हैं, उसको समझ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को कोई प्रश्न वो कर रहा है तो उसका अनुमान लगाने के लिए बच्चे को क्या करना चाहिए? हमें उन्हें प्रेरित करना चाहिए। जब हम उन्हें अनुमान लगाने के लिए प्रेरित करेंगे तो वो थोड़ा बहुत सोचेंगे, अपने दिमाग पर जोर डालेंगे। जिस भी डायरेक्शन में वो सोचेंगे, वो भले हो सकता है उत्तर गलत दे, लेकिन उनसे इससे क्या होगा, उनकी सोचने की जो क्षमता है उसका विकास होगा। वो चीजों को समझने में समझ उनकी विकसित होगी कि नहीं, अगर इस तरह से हो कर सकते हैं, हम इस तरह से कर सकते हैं, तो क्या होगा, वो सोचेंगे। तो हमें ऐसा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा चाहिए? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को हाल जो है सीखे गए संप्रदाय, मतलब हाल में, यहाँ हाल में नहीं में होना चाहिए। विद्यार्थियों को हाल में सीखे गए संप्रत्यय पर विस्तारण में मदद करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? मतलब जो बच्चे हैं वो जो नए चीजों को उन्होंने सीखा है उसके बारे में जब आप मतलब और भी बातें उन्हें बता रहे हैं, उनको विस्तारित कर रहे हैं, तो आपको निम्नलिखित में से किस बातों से बचना चाहिए? विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है, संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं पर लागू करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों से इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना चाहिए। तो हमें अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने को हमने कोई नया कॉन्सेप्ट अभी बताया है, तो हमें उसको सही से समझाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब बचना चाहिए। विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंधों को क्रियान्वित करना चाहिए। हाँ, जब हम अलग अलग जो हमने टॉपिक बताया है उसके जो उप संप्रत्यय हैं उनके बीच जब संबंध स्थापित करेंगे तो इससे बच्चा जो है वो और उसकी समझ विकसित होगी। तो ये सही है। सॉरी, संप्रत्यय के उदाहरण और गैर उदाहरण बनाना चाहिए। हाँ, हमें उनके उदाहरण भी देने चाहिए और जो उदाहरण नहीं है वो भी बताना चाहिए, तो इससे उनकी समझ जो है वो विकसित होगी। अधिग्रहित जानकारी को नई समस्याओं, जो हमने अभी नई जानकारी दी है उनको नई नई समस्याओं पर भी लागू करना चाहिए, तो उससे भी बच्चों की समझ जो है वो विकसित होती है। हमें क्या नहीं करना चाहिए? बोर्ड पर लिखना और विद्यार्थियों को इसे बिना समझे नकल करने के लिए कहना नहीं। हमें ये बच्चों को कभी भी नकल करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों में ज्ञान का निर्माण करना चाहिए, उनकी समझ विकसित करनी चाहिए। हमें ऐसा करना चाहिए कि बच्चे की जो समझ है वो विकसित हो जाए, बच्चा चीजों को समझने लगे। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा जो है वो समझे, नकल करके ना सीखे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर
4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करके विद्यार्थियों की विफलता को कम किया जा सकता है? मतलब अगर आप बच्चों की विफलता को कम करना चाहते हैं तो आपको किस तरह के पाठ्यक्रम को लागू करना चाहिए? पहला ऑप्शन है जो उनके सामाजिक संदर्भ से जुड़ा हो, मतलब जो उनके समाज से जुड़ा हो उसका प्रयोग करना चाहिए। जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल हो, जो उनके दैनिक जीवन के लिए अप्रासंगिक हो, जो अमूर्त से सरल की ओर बढ़ता हो। तो हमें क्या करना चाहिए, एक बच्चों को मतलब अगर बच्चे में बार बार विफल हो रहा है तो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो उसका सामाजिक संदर्भ है, जो चीजों को वो जानता है, उन चीजों से जोड़कर उसको ज्ञान प्रदान करना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1। जो अत्यधिक भाई बच्चा भी विफल हो रहा है तो हम उसे और अत्यधिक चुनौतीपूर्ण टास्क देंगे तो वो नहीं कर पाएगा। उसके दैनिक जीवन बच्चे के दैनिक जीवन से जब हम चीजों को जोड़ के उन्हें समझाएंगे तो वो उन चीजों के बारे में अच्छी समझ विकसित करेंगे। अमूर्त से नहीं, सरल से मूर्त की ओर हमें चलना चाहिए, ना कि मूर्त से सरल की ओर। हमें पहले बच्चों को सरल चीजें बतानी चाहिए, फिर वो जिन चीजों को देख नहीं सकते उनके बारे में उन्हें बताना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? मतलब अगर आप सीखने को सार्थक बनाना चाहते हैं तो हमको इसमें से कौन सी चीज समझनी चाहिए? पहला ऑप्शन है हमारा, कक्षा में प्रतिस्पर्धा संस्कृति का विकास करना चाहिए। मतलब बच्चों में एक दूसरे में के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करनी चाहिए। नहीं, प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं विकसित है, हमें सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए ताकि बच्चे एक दूसरे का सहयोग करके एक दूसरे के साथ ज्ञान का निर्माण कर सकें। बच्चों के विचारों और अनुभवों को जगह देना चाहिए। हाँ, बच्चों के विचारों और अनुभवों को हमें जगह देनी चाहिए। वो जो क्या सोचते हैं, कैसा अनुभव करते हैं, कैसी उनकी फीलिंग्स है, हमें ये सब भी बच्चों के बारे में ध्यान देना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे जो है जब हम उनके बारे में सोचेंगे, वो उनसे जुड़ी चीजों को जोड़ के हम जब उनको बताएंगे तो वो चीजें उनको अच्छे से समझ में आएंगी। जानकारी को पृथक खंडों में प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब आप कोई जानकारी है उसे अलग अलग खंडों में नहीं, हमें बच्चों को करके सीखने पर, मतलब उनको करके ऐसा करें कि वो करके सक्रिय रूप से जानकारी को इकट्ठा करें। ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं, हमें ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो बच्चों के सामाजिक संदर्भ से संबंधित हो। नहीं संबंधित ऐसे उदाहरण हमें बच्चों को कदापि नहीं देने चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को नए संप्रत्यय पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? मतलब अगर हम किसी स्टूडेंट को नई चीजें बता रहे हैं तो हमको निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, उन्हें दिए गए उदाहरणों में से सामान्य गुण खोजने के लिए कहें। मतलब जो भी आप उदाहरण दें उनको ये बताएं कि इसमें से क्या जो सामान्य है, जो सब में है, आप उसे चुनें। उस संप्रत्यय से संबंधित गैर उदाहरण प्रस्तुत करें। हाँ, और या तीसरा ऑप्शन है, पहले जटिल अवधारणाओं को प्रस्तुत करें और फिर सरल की ओर बढ़ें। नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना चाहिए। मतलब हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें पहले जटिल अवधारणाओं को नहीं, हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले सरल अवधारणाओं को बताना चाहिए, फिर जटिल की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे जो गलत होगा, जो हमें नहीं करना चाहिए, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें ये क्या रहा है, बचना चाहिए। हमें इस पर भी बहुत ध्यान देना है। दिए गए उदाहरणों के सामान्य गुण हमें खोजने के लिए बच्चों को कहना चाहिए, और जो भी हम पढ़ाएं उसके गैर उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे बच्चों में ये समझ विकसित हो कि हाँ, ये नहीं होना चाहिए, जो भी मैम ने पढ़ाया है, जो टीचर ने पढ़ाया है, वो ये चीज नहीं होनी चाहिए। नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़ना। हाँ, जब हम नई जानकारी को पिछले ज्ञान से जोड़कर बच्चों को बताएंगे तो बच्चे उसे आसानी से समझ लेंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष जानकारी के स्मरण पर आधारित प्रश्न का उत्तर देने के बाद एक विद्यार्थी इस बात पर विचार कर रहा है कि इस कार्य में किन संकेतों ने उसकी मदद की है। मतलब मान लीजिए कोई बालक है, वो याद करके किसी चीज को आपको बता रहा है, तो फिर उसके बाद वो ये सोच रहा है कि इसको मतलब
हमको इसको बताने में किस किन चीज ने हमारी हेल्प की है, तो ये किसका उदाहरण है? विलंबित नकल का, आत्म केंद्रीयता का, अधिसंज्ञान का, अति औचित्य का। तो ये हमारा उदाहरण है, मतलब चीजों को वो जोड़ के वो देख रहा है कि इससे हमने ये सीखा, फिर ये किस जो संकेत हमें कौन कौन से संकेत जो है मदद करें। तो वो क्या कर रहा है? अधिसंज्ञा, मतलब वो चीजों को जोड़ रहा है, मतलब चीजों से जोड़ जोड़ के वो जानकारी जो है वो उसे इकट्ठी कर रहा है। तो क्या है? ये अधिसंज्ञान है हमारा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य प्राप्त करने के चरण दर चरण निर्देश को कहा जाता है। मतलब अगर आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके स्टेप बाय स्टेप को आप स्टेप्स को क्या कहेंगे? कलन विधि, स्वतः शोध प्रणाली, साधन लक्ष्य विश्लेषण, स्मृति सहायक विधि। मतलब आपको कोई जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करना है तो आप क्या करें? स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। तो क्या है ये है साधन लक्ष्य विश्लेषण विधि। मतलब आप जो आपके पास साधन है और जो लक्ष्य है वो आप उस साधन का विश्लेषण करते 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 आप अपने लक्ष्य तक पहुंच रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियां उनके बारे में क्या बताती हैं? मतलब विद्यार्थियों में किसी प्रकार की भ्रांतियां हैं तो वो क्या बताती हैं? अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच नहीं। जो भ्रांतियां होती हैं बच्चों की, वो बच्चों की समझ को दर्शाती कि बच्चा किस तरफ सोच रहा है, किस तरह से सोच रहा है। तो इससे हमें बच्चों की सोच की दिशा का ज्ञान होता है। भ्रांतियां तर्कहीन नहीं होती। भ्रांतियां जो बच्चे उस समय महसूस कर रहे हैं, जो उनकी स्टेज है, हमें उसके बारे में बताती हैं। उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं होती हैं। तीसरा ऑप्शन है अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ है। चौथा ऑप्शन है गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तंत्रिका संबंधी विकार है। ये उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताएं नहीं, ये अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ है। मतलब अभी बालक भोले हैं तो जो उनकी जो समझ है, जिस स्तर की उनकी जो समझ है वो उनके बारे में दर्शाती है कि बच्चे किस दिशा में किस तरह से वो सोच रहे हैं। ये ना ही संज्ञानात्मक, ये बल्कि अच्छा होता है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए। बच्चों में भ्रांतियां जो होती हैं उनका विकास, जो भी जिस भी डायरेक्शन में बच्चा सोच रहा है वो अच्छा होता है। मतलब उनके समाज को, उनकी समझ को विकसित करने में सहायक होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों में गर्व का कारण बन सकती है? मतलब ये कौन सी अवस्था है जिसकी वजह से बच्चा जो है गर्व महसूस कर सकता है? पहला ऑप्शन है जब असफलता का कारण स्वयं को माना जाता है। नहीं, तब जब असफलता का कारण बालक खुद को मारेगा तो उसमें घृणा की भावना या अपने लज्जा की भावना विकसित होगी। दूसरा ऑप्शन है जब असफलता का कारण दूसरों को मानेगा। जब दूसरों को मानेगा तो उसमें क्या होगा? उसमें घृणा की भावना विकसित होगी, दूसरों को अच्छा नहीं समझेगा, हीन समझने लगेगा। जब सफलता का कारण स्वयं को माना जाता है, मतलब जब बच्चा जो है सफलता का कारण खुद को मानेगा तब उसमें गर्व की भावना का विकास होगा। जब सफलता का कारण दूसरों को मानेगा तब उसमें गर्व की भावना का विकास क्यों होगा भला? तुम्हारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? मतलब इसमें से कौन सा कथन है जो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि यह संप्रत्यय की समझ बनाने के लिए जरूरी है। मतलब मुझे इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा, जो कॉन्सेप्ट है मेरे वो क्लियर होंगे, मैं उन्हें और अच्छे से समझ सकूंगा। दूसरा ऑप्शन है मुझे शिक्षक द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन करना चाहिए। जो ये होता है ना, ये क्या होता है? ये बाहरी मोटिवेशन है। मतलब आप दंड के डर से पढ़ रहे हैं, आपकी कोई इच्छा नहीं है। मुझे प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो ये भी क्या है? ये बाहरी मोटिवेशन क्या है? प्रथम स्थान। तो ये क्या है? ये बाहरी मोटिवेशन है। आपका मन नहीं कर रहा है, आपको प्राइज प्राप्त करना है इसलिए आप पढ़ रहे हैं। तो प्राइज अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप नहीं पढ़ेंगे। और चौथा ऑप्शन है मुझे अपने साथियों से प्रशंसा और प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए अध्ययन करना चाहिए। तो ये भी बाहरी है।
मतलब आप खुद से नहीं, आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन आप क्या, आप प्रशंसा पाना चाहते हैं, अपने बच्चों में, अपने यार दोस्तों में दिखाना चाहते हैं कि नहीं मैं हूँ, तो ये करने के लिए आप अध्ययन कर रहे हैं। तो ये भी आंतरिक अभिप्रेरणा है। मुझे पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि ये संप्रज्ञा की समझ को बनाने के लिए जरूरी है। मतलब मुझे पढ़ना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा, जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो उसमें मुझे और समझ विकसित करने में मदद करेगा। ठीक है, ये मेरी आंतरिक प्रेरणा है। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।